नया चैप्टर स्टार्ट करना आज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे दो टाइप की वेव्स होती हैं, एक को हम बोलते हैं मैटर वेव्स, एक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। पानी के अंदर बनने वाली जो वेव्स हैं वो कौन सी है? मैटर वेव्स। पानी होगा तो वेव बनेगी। एक रस्सी है, उसको बांध रखा, उसको ऐसे झटका दिया, उसमें एक वेव बनी, तो उसमें भी रस्सी होना जरूरी है ना? तो ऐसी वेव्स जो किसी मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है उनको क्या बोलते हैं? मैटर वेव्स। और दूसरी जो वेव्स होती है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दो टाइप की वेव्स हमने किस तरीके से कैटेगराइज की? एक तो वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है उनको तो हम बोलेंगे मैटर वेव्स, है ना? और जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक टाइप से एक एनर्जी है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके बारे में हमको पता कैसे चला? शुरुआत से अपन देखेंगे। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। ओरस्टेड ने एक दिन एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया कि जब हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं, जब हम किसी भी वायर में एक करंट फ्लो करेंगे तो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस तरीके से वायर के चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वायर में क्या फ्लो हो रहा था? करंट। और करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, ये जो करंट है ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि आपने वायर के क्रॉस कोई बैटरी लगाई होगी, कोई वोल्टेज सोर्स लगाया होगा। जो बैटरी आपने लगाई है, सपोज करो उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले सिरे पे कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल ऊपर वाले सिरे पे कनेक्ट होगा, तभी करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये जो बैटरी हमने कनेक्ट की है, इस बैटरी की वजह से क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के क्रॉस क्रिएट होता है और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा? वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे जिससे करंट फ्लो होगा। मतलब अगर हम बेसिक्स में जाएं तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसमें पहले ये देखो कि करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो करंट प्रोड्यूस हुआ उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो बैटरी की वजह से प्रोड्यूस हुआ। मतलब बैटरी ने क्या किया? वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया। बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसकी वजह से क्या होगा? वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस होगा, करंट से फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट, और करंट से फिर क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो डायरेक्टली आप ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ये बात समझ में आई क्या? वायर में करंट कब फ्लो होगा? जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करें इसके लिए कोई फोर्स लगना जरूरी है। कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा? ये बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी इस वायर के अंदर और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर फोर्स लगेगा जिससे वो मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और उससे करंट फ्लो होता है। सिंपल, ठीक है। अब ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है, दोनों आपस में चीज़ें जुड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फिर दो साइंटिस्ट और थे जिनका नाम था फेराडे और हेनरी। फेराडे और हेनरी ने ऑब्जर्व किया जब हम किसी भी कॉयल के पास में, सपोज करो ये कॉयल है और जब हम इसके पास में एक मैग्नेट को लेके जाते हैं, मैग्नेट को मूव करवाते हैं, सपोज करो ये मैग्नेट है और हम क्या कर रहे हैं? इस मैग्नेट को इस लूप के पास में लेके जाएंगे। ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जब हम इस मैग्नेट को इस लूप के पास में लेके जाते हैं तो इस लूप के अंदर, इस कॉयल के अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ये फिनोमेना बोली जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो मैग्नेट है वो क्या कर रही है? एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ पोल से आउटवर्ड, साउथ पोल के लिए इनवर्ड। तो जब हम इस मैग्नेट को इस कॉयल के पास में लेके जाते हैं तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग इस कॉयल के अंदर एक ईएमएफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट इंड्यूस होगा। तो इस लूप के अंदर अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब इस लूप के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा जिसकी वजह से करंट फ्लो होगा। इसके अंदर अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें करंट फ्लो तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो।
जब तक कोई एक फोर्स उनके ऊपर नहीं लगेगा तब तक वो रैंडमली मूव करते रहेंगे मनमर्जी से किसी भी डायरेक्शन में। तो अगर इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है किसी एक डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये है कि इस लूप के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना होगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगा होगा और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक डायरेक्शन में और करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसने प्रोड्यूस किया? उस पोटेंशियल डिफरेंस ने, या जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है उसने, जो इस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आई बात? तो मैग्नेट को जब हम इसके पास में लेके आ रहे हैं तो इस लूप के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग एक करंट और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ इंड्यूस होने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इस बार उल्टा हो रहा है। आपने ऑब्जर्व किया कि इस बार हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं जो इस लूप से पास हो रहा है और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और इससे क्या प्रोड्यूस हुआ है? ईएमएफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको ई या वी के सिंबल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इससे फिर क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उससे फिर करंट प्रोड्यूस होगा। आप ये बोल सकते हो या सीधा भी लिख सकते हो कि ईएमएफ की वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा। लेकिन हमें जो चीज़ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड से क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या देखा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या है? इंटर रिलेटेड है। ये रिलेशन हमको पता चल रहा है यहाँ से। तो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो इस कॉइल के अंदर एक करंट और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। करंट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? इस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से। तो साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने ये ऑब्जर्व किया या देखा उन्होंने कि अगर एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, एक चेंज होने वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो सकता है तो इसका उल्टा भी पॉसिबल होगा। मतलब एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी करंट प्रोड्यूस होता होगा। ऐसा उन्होंने सोचा। ठीक है, कुछ पता नहीं था लेकिन ऐसा सोचा और ऐसा सोच के उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक कैपेसिटर को लेके उसको चार्ज करके देखा और जब उसको चार्ज किया तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे दो लॉ फेल हो रहे हैं। मतलब जो पहले हर जगह लग रहे थे, एक तो था किरचॉफ करंट लॉ और एक था एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, जो हर जगह अपन अप्लाई करते हैं, हर जगह सही सही सेट होते हैं, मतलब सही जगह फिट होते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस को स्टडी किया और उसमें उन दोनों लॉ को अप्लाई करके देखा तो देखा कि वो दोनों लॉ वहाँ पे फेल हो रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो उसको उन्होंने उसका पता लगाने की कोशिश की। तो एक्सपेरिमेंट क्या था पहले वो देख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया। ठीक है, ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इस कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया एक वोल्टेज सोर्स से। ये कोई वोल्टेज सोर्स है और एक की लगा दी सर्किट में। इनिशियली की को ऑफ रखा, सर्किट में कोई भी करंट नहीं है। जो कैपेसिटर है वो भी पूरा क्या है? डिस्चार्ज है। कैपेसिटर क्या है? पूरा डिस्चार्ज है। सर्किट में एक बैटरी कनेक्टेड है। अब जैसे हम की को ऑन करेंगे, ऑन करते ही क्या होगा? सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट किधर से किधर जाएगा? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करेगा। इस तरीके से करंट जाएगा। ये वाला जो करंट होगा इसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से फ्लो होता है। कौन सा करंट है ये? कंडक्शन करंट। इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, जिसको हमने क्या बोला? कंडक्शन करंट। अब बैटरी का ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये इस वाली प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसके ऊपर ये कौन सा टर्मिनल है? हायर पोटेंशियल वाला। पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है सेकंड, ये सेकंड प्लेट से कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता जा रहा है, इसके ऊपर नेगेटिव। क्यों आ रहा है इसके ऊपर ये चार्ज? क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। अभी कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर अपोजिट टाइप का चार्ज आता है, एक पे पॉजिटिव आता है, एक पे नेगेटिव आता है, और ये कैपेसिटर कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होगा वैसे वैसे क्या होगा? जो कैपेसिटर है वो उसकी दोनों प्लेट्स के बीच में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता रहेगा। मतलब ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? कांस्टेंट या वेरिएबल? ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मिलेगा आपको। मतलब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, अभी पूरा चार्ज नहीं हुआ है, जब ये पूरा चार्ज होगा तब तो क्या हो गया?
इसके ऊपर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज होगा, और उस कंडीशन में दोनों प्लेट्स के बीच में एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका होगा। उसके बाद में वो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम तक पहुंच के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो याद रखना है कि जो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स है उनके बीच में जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है या एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो, उस ड्यूरेशन में कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा। अब जो मैक्सवेल है उसने क्या किया, यहाँ पे इस कैपेसिटर की चार्जिंग प्रोसेस के दौरान दो लॉ अप्लाई करके देखे। पहला लॉ है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ ये बोलता है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर, किसी भी नोड या जंक्शन के ऊपर जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज आपस में मिल रही होती है, या सर्किट का कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के ऊपर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होंगे। उस पॉइंट पे आने वाला करंट और उस पॉइंट से जाने वाला करंट हमेशा क्या होगा, बराबर। अगर मैं इस कैपेसिटर की पहली प्लेट को देखता हूँ तो यहाँ पे इस पहली प्लेट के ऊपर आने वाला करंट कितना है, IC, कंडक्शन करंट, और इस प्लेट से बाहर निकलने वाला करंट कितना है, दिख रहा है कोई करंट। सेकंड प्लेट का नहीं पूछ रहा, फर्स्ट प्लेट का। फर्स्ट प्लेट पे इनकमिंग करंट कितना है, IC, और आउटगोइंग करंट कितना है, आउटगोइंग करंट है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे किरचॉफ करंट लॉ फेल हो गया। मतलब किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट हमेशा बराबर होना चाहिए। इस प्लेट के ऊपर करंट आ तो रहा है लेकिन इससे जा नहीं रहा है। और इसी तरीके से सेकंड प्लेट को ऑब्जर्व करो, उसके ऊपर करंट आ कितना रहा है, कोई करंट नहीं आ रहा। दोनों प्लेट्स के बीच में या तो एयर होती है या इंसुलेटर होता है, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में कोई भी कंडक्शन करंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकंड प्लेट से करंट बाहर तो निकल रहा है लेकिन इनकमिंग करंट दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे भी किरचॉफ करंट लॉ फेल हो रहा है। तो पहला लॉ जो यहाँ पे फेल हुआ वो कौन सा लॉ है, किरचॉफ्स करंट लॉ। यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखो किरचॉफ करंट लॉ हर जगह फॉलो होता है, यहाँ पे नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पे हो सकता है कोई चीज़ मिसिंग हो जो हमें पहले नहीं पता थी। फिर दूसरा जो लॉ यहाँ पे हम देखेंगे वो है एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। कौन सा लॉ है ये, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड एक क्लोज लूप एज्यूम करें तो उस लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको हम लिखेंगे इंटीग्रेशन B.dl, ये हमेशा बराबर होगा म्यू नॉट इंटू आई के। आई क्या है यहाँ पे, उस लूप के अंदर करंट। जैसे एक वायर है उसमें I करंट फ्लो रहा है, उसके चारों तरफ आप एक क्लोज लूप एज्यूम कर लो, इमेजिन कर लो एक क्लोज लूप, कैसे भी कोई भी शेप का। उस लूप के अलग अलग पॉइंट पे जितना जितना मैग्नेटिक फील्ड अगर उसका टोटल करें अपन, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन B.dl। ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का तरीका है और ये हमेशा किसके बराबर आता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप के। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन B.dl को बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक लाइन के ऊपर, एक क्लोज लूप के ऊपर आपने मैग्नेटिक फील्ड का टोटल किया है। और ये जो सर्कल का सिंबल लगा है ये किसको शो कर रहा है, क्लोज लूप को शो कर रहा है कि आप जो लूप ले रहे हो, जो लाइन ले रहे हो, कैसी है, क्लोज लूप की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अब ये भी यहाँ पे फेल होता है, कैसे फेल होगा वो देखो। तो हमने क्या किया, इस कैपेसिटर के बाहर ये वाला जो पोर्शन है, मतलब ये वाला जो वायर है, इसके अराउंड एक क्लोज लूप कंसिडर करके देखा। मान लो कि इसके अराउंड मैं ये क्लोज लूप ले लेता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट लूप है और इसके लिए मैंने इस लॉ को अप्लाई किया। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग इस लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा इंटीग्रेशन B.dl, वो बराबर होना चाहिए म्यू नॉट इंटू, और करंट कितना है इसमें, IC। ठीक है, मतलब ये है कि इस लूप के ऊपर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इतना होगा। हमने कैलकुलेट करके देखा तो यहाँ तो ये सही सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन जब हमने इसी लॉ को इन दोनों प्लेट्स के बीच में अप्लाई करके देखा, वापस से एक लूप एज्यूम कर लिया, ये सेकेंड लूप है। अब इसमें करंट कितना है, 0। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए, तो इंटीग्रेशन B.dl आप लिखोगे कि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप। इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है तो I कितना होगा, 0। आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक कंपास को या मैग्नेटिक निडल को इन दोनों प्लेट्स के बीच में रख के देखा तो हमने देखा कि उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन लॉ क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, 0। मैग्नेटिक निडल में या कंपास के अंदर जो एक छोटी सी मैग्नेट होती है ना, मैग्नेटिक निडल जिसको बोलते हैं, उसमें एक ही कंडीशन में डिफ्लेक्शन आ सकता है, जब वहाँ पे कोई
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हो, कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, अदरवाइज वो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब आप प्रैक्टिकली जिस चीज़ को देख रहे हो उसको सही मानोगे, या फिर जो थ्योरेटिकली आपको दिखाई दे रहा है, जो मैथमेटिकली आपने लिखा हुआ है उसको सही मानोगे? प्रैक्टिकली जो दिखाई दे रहा है उसको ही सही मानेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल में हमको दिख रहा है कि भी हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो मैक्सवेल ने सोचा कि भाई हर जगह ये लॉ अप्लाई कर रहे हैं अपन और हर जगह सही लग रहा है, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ मिसिंग है। तो उन्होंने क्या किया, ऐसा सोचा कि हो सकता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट हो सकता है कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या हो, करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बिना करंट के प्रोड्यूस नहीं होता। इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल रहा है इसका मतलब करंट होना चाहिए, लेकिन कंडक्शन करंट भी नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से फ्लो रहा है, और दोनों प्लेट्स को हमने या तो बीच में एयर या वैक्यूम होगा या फिर कोई इंसुलेटर जिसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलेंगे, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा, तो उसमें से करंट फ्लो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई दूसरा करंट होगा, और उस दूसरे करंट को हमने एक नाम दिया, मतलब मैक्सवेल ने उसको कंडक्शन करंट का रिप्लेसमेंट माना, उसकी जगह उसको एज्यूम कर लिया। किसकी जगह एज्यूम किया, कंडक्शन करंट की जगह। उसने बोला कि यहाँ पे कंडक्शन करंट की जगह कोई दूसरा करंट आ गया, और क्योंकि वो कंडक्शन करंट का रिप्लेसमेंट है इसलिए उसका नाम रखा डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम रखा उसका, डिस्प्लेसमेंट करंट। उसका नाम रख दिया ऐसा कि ये इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या मिलेगा, एक डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन अब आप इजीली बता सकते हो भाई, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में करंट एज्यूम कर रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट करंट, तो उसके डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर मैं किरचॉफ करंट लॉ को सही यहाँ पे सेट करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा कि पहली प्लेट के ऊपर इनकमिंग करंट कितना है IC, लेकिन इसके ऊपर आउटगोइंग करंट नहीं है। तो जो बीच में जो आप दोनों प्लेट्स के बीच में करंट एज्यूम कर रहे हो उसको किधर होना चाहिए, पहली प्लेट से आउटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि किरचॉफ करंट लॉ सेट हो जाए। तो हमने जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसके डायरेक्शन को एज्यूम किया, किधर से किधर, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इसको हम ID के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट को। अब देखो किरचॉफ करंट लो दोनों प्लेट्स के ऊपर सेट हो रहा है, यहाँ पे इनकमिंग करंट कितना है IC, आउटगोइंग करंट कितना है ID, दोनों बराबर होंगे लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब हम लिखेंगे IC इक्वल्स टू ID। डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट हमेशा बराबर होते हैं, और सेकंड प्लेट के लिए भी इसी तरीके से आप बोल सकते हो, इनकमिंग करंट होगा ID और आउटगोइंग करंट क्या होगा IC, दोनों इक्वल होंगे। बात समझ में आई क्या, तो यहाँ पे किरचॉफ करंट लो सेट हो गया। और इससे हमको एक और चीज़ पता चली कि वायर्स में जितना कंडक्शन करंट होता है कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उतना ही करंट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। मतलब अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में या किसी भी जगह पे आपको क्वेश्चन वगैरह में आपको बोला जाए कि इन वायर्स के अंदर 10 एम्पियर करंट है, तो बताओ कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कितना करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो वो भी 10 एम्पियर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों हमेशा बराबर होने चाहिए, तभी तो किरचॉफ करंट लॉ सेट होगा। इसका मतलब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई। तो पहला लॉ यहाँ पे सेट हो गया, इसको हमने सही प्रूव कर दिया कि यहाँ पे ये, यहाँ भी क्या होगा, सही सेट होगा, ये सही प्रूव हो गया एक तरह से। दूसरा लॉ है जो यहाँ पे फेल हो रहा था, वो था कि दोनों प्लेट्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, लेकिन मैथमेटिकली मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग 0 मिलना चाहिए। तो अब हमने जब करंट एज्यूम कर लिया दोनों प्लेट्स के बीच में, जिसको हमने डिस्प्लेसमेंट करंट बोला, तो हम क्या बोलेंगे कि इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक ही सोर्स होता है नेचर में, और वो है करंट। जब चार्ज मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप मैग्नेट के अंदर भी देखोगे कि मैग्नेट जो होती है ना, मैग्नेट, आप बोलोगे सर उसमें तो कोई करंट फ्लो करते ही नहीं अपन, लेकिन अगर आप उसमें एटॉमिक लेवल पे जाओगे, उसमें एटम्स के अंदर देखोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जो मैग्नेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है नेचर में, मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि यहाँ पे इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो करंट है वो कौन सा करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे अब ये लो भी सेट हो गया। अब यहाँ पे आपको करंट की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, अब आपको करंट क्या लिखना है यहाँ पे, ID भी। दोनों प्लेट्स के बीच में करंट कितना है, ID, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। तो बात समझ में आई क्या। तो मैक्सवेल ने क्या किया है, इस लो में एक करेक्शन किया, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है,
इसमें करेक्शन किया, उसने बोला कि आप सिर्फ कंडक्शन करंट को इसमें मत लिखा करो, इसमें कंडक्शन करंट के साथ साथ हमको डिस्प्लेसमेंट करंट को भी लिखना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसमें IC प्लस ID लिखेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं तो उसको जीरो मान लेना, लेकिन लिखो तो सही उसको कम से कम इक्वेशन में कि भाई IC प्लस ID ये टोटल करंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वायर के लिए इसको अप्लाई करूँ इस लो को, तो वायर में कौन सा करंट है, कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा इसमें। डिस्प्लेसमेंट करंट कहाँ होगा, दोनों प्लेट्स के बीच में। तो अगर मैं इस फर्स्ट लूप के लिए इस एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को अप्लाई करूंगा तो मैं किस चीज़ को जीरो मानूंगा, ID को जीरो मान लूंगा। सेकेंड लूप के लिए जब मैं इसको अप्लाई करूंगा इसी लॉ को, तो IC को जीरो मान लूंगा, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में कंडक्शन करंट क्या है, जीरो। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अब ये जो लॉ है ये करेक्ट हो गया, मतलब इसको हम बोलते हैं करेक्टेड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको, करेक्टेड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। समझ में आया ये पूरा, ठीक है। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने आपको बताई, इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो मैक्सवेल ने एक कंक्लूजन निकाला इससे कि यहाँ पे एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी क्या होता है, एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर हम इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरिएबल होगा तो इससे वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वोल्टेज को हम EMF बोल रहे हैं यहाँ पे, EMF और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और मैक्सवेल ने एक्सपेरिमेंटली क्या प्रूव किया कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी वापस से करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, तो इससे हमको ये पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब अगर कहीं भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो उससे वापस से क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो वापस से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते करते आगे से आगे मूव कर सकते हैं। तो ये जो टाइप होता है ना, जिसमें एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होती है, और उसको हम बोलते हैं वेव्स। वेव्स एक मीडियम है, एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उन्होंने इमेजिन किया कि शायद ऐसी कोई वेव्स होनी चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होती हो, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते जाएंगे और काफ़ी दूरी तक ये ट्रेवल कर सकते हैं। इस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकती है। तो ऐसा सोच के उन्होंने ये इमेजिन किया कि शायद ऐसी कोई वेव्स होनी चाहिए। उससे पहले तक नहीं पता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की भी कोई चीज़ होती है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की भी वेव्स होनी चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। बाद में अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस चीज़ के ऊपर और रिसर्च किया। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हर्ट्ज। हर्ट्ज ने, नाम सुना है ना आपने, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उससे ये प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया कि रियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एग्जिस्ट करती है, उनको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। मतलब ये पूरा एक सर्किट उन्होंने बना के और उसको प्रूव करके दिखाया। और उसके बाद में फिर और साइंटिस्ट थे जैसे एम्पियर वगैरह, इन्होंने क्या किया, एंटीना वगैरह डिजाइन किया। और इससे हम क्या करने लगे, फिर सिग्नल को या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको हम एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट करने लगे, उसको रिसीव करने लगे। और उससे हमने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बना लिए, जैसे टीवी, मोबाइल, रेडियो, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर काम करते हैं। मतलब जितना भी वायरलेस कम्युनिकेशन है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। आप देख लो, टीवी, मोबाइल, राडार, है ना, माइक्रोवेव ओवन, ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत एक्सरे वगैरह, ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, डिफरेंट टाइप की माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस तरीके से। तो उन सब का हम आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और पूरा का पूरा वायरलेस कम्युनिकेशन तो इन्हीं के ऊपर बेस्ट है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर बेस्ट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मतलब एक होता है ना क्रांतिकारी चीज़। कौन सी चीज़, क्रांतिकारी समझते हो ना, जिससे एकदम से दुनिया चेंज हो जाती है, ये वो वाली चीज़ थी। आप सोच लो वायरलेस कम्युनिकेशन को हटा दो अपनी लाइफ से, टीवी, मोबाइल और रेडियो, राडार वगैरह, इन सबको हटा दो, तो फिर लाइफ कितनी पीछे चली जाएगी। तो वही बात है, यहाँ पे बहुत एडवांस चीज़ थी ये। और क्योंकि मैक्सवेल ने ये चीज़ें बताई थी, इसलिए उसके सम्मान में, उसके रेस्पेक्ट में ऐसी जितनी भी इक्वेशंस थी जिनसे हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ पता चलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन पता चलता है, उनको हमने मैक्सवेल इक्वेशंस नाम दिया। मैक्सवेल की खुद की एक भी इक्वेशन नहीं है इसमें,
वो सारी इक्वेशन जिनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या इनके बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं, उन्हीं से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे कि उनकी स्पीड कितनी होगी, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, किस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेंगी। ये सारी की सारी स्टडी हम उन इक्वेशन से करेंगे, और उन इक्वेशंस को हम क्या बोलेंगे, मैक्सवेल इक्वेशंस। कौन कौन सी इक्वेशन है, ये नाम याद रखने हैं बस आपको, मतलब ये इक्वेशंस याद करनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। मैक्सवेल की जो पहली इक्वेशन है वो है गॉसेज लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। गॉसेज लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये बोलता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू है क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। जैसे क्लोज सरफेस है और उसके अंदर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उस क्लोज सरफेस से पास होने वाला जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्या चीज होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा, वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज विद इन द क्लोज सरफेस। इसको हम गॉसेज लॉ बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसको मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बोला जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ में रिलेशन है। ठीक है, दूसरी जो इक्वेशन है वो भी गॉसेज लॉ है, गॉसेज लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हम एक लॉ और पढ़ते हैं गॉस का, जो ये होता है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस, कोई भी सरफेस हो वो हमेशा जीरो होगा। किसी भी सरफेस से पास होने वाला टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो होता है। ये गॉस का सेकंड लॉ है, इसको मैक्सवेल की मतलब सेकंड इक्वेशन बोला जाता है। मैक्सवेल इक्वेशन बोल रहे हैं इनको अपन, ये सारे के सारे दूसरे साइंटिस्ट लोगों की इक्वेशंस हैं, लेकिन इनको मैक्सवेल इक्वेशन क्यों बोला, उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तीसरी जो इक्वेशन है वो है जो अभी हमने पढ़ा था फेराडे और हेनरी के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चलता है ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना के अकॉर्डिंग एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उस ईएमएफ की जो इक्वेशन होती है ना, वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन बोली जाती है। क्या इक्वेशन होती है वो, E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अच्छा, ये फाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ पे एक छोटा बी लगा देता हूँ जो ये शो करेगा कि कौन से वाले मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन से वाले फ्लक्स की बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि दो टाइप के फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। ये जो इक्वेशन है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में भी लिख सकते हो। E इक्वल्स टू हम जानते ही होता है माइनस डी वी बाई डी आर। E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये क्या है, एक इक्वेशन है जो ये शो करती है कि अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस dv है और डिस्टेंस dr है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, E इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर के इक्वल होगा। माइनस का सिंबल ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में होती है, ज़्यादा से कम पोटेंशियल वाली डायरेक्शन में होती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है। तो माइनस का सिंबल तो सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करोगे, E इक्वल्स टू डी वी बाई डी आर वाले फॉर्मूले से। तो माइनस का सिंबल मैं हटा देता हूँ एक बार, ये सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए था इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर मैं इसको लिखूँ डी वी इक्वल्स टू, तो इसको लिखेंगे E डॉट डी आर। इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट करके लिखेंगे अपन। और कोई भी दो पॉइंट्स है उनके बीच का अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आएगा E डॉट डी आर की। समझ में आया कि, तो V क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो आप E को किससे रिप्लेस कर सकते हो, इंटीग्रेशन E डॉट डी आर से। समझ में आए। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, देखो ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू जीरो जो होता है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, और फाइव बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को लिख सकते हो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। इनको देख के डरना नहीं है, इनको सॉल्व नहीं करना है आपको, ये सिर्फ आपको याद करना है कि ये इक्वेशंस हैं। इनको जब आप स्टडी करते हो, इनको कैलकुलेट आपस में इनको जब सॉल्व करोगे तो इससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज पता चलेंगी। तो हमारे सिलेबस में वो नहीं है कि कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रॉपर्टीज, हम डायरेक्ट रिजल्ट पे आएंगे कि ये प्रॉपर्टीज होती हैं, वो याद कर लेंगे। तो यहाँ पे ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद में मैक्सवेल की जो फोर्थ इक्वेशन है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसमें उसने करेक्शन किया था। क्या लिखा था उसने बोला कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल ये बराबर होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट इनसाइड द लूप। और टोटल करंट कौन कौन सा होगा, IC प्लस ID, कंडक्शन करंट प्लस
डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये मैक्सवेल की 4 इक्वेशंस हैं। एक फॉर्मूला और है जो लोरेंज फॉर्मूला बोला जाता है, और उसको वैसे तो मैक्सवेल की इक्वेशन काउंट नहीं करते, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए उसको यूज करते हैं। लोरेंज फॉर्मूला होता है फोर्स के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों की वजह से मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है Q इंटू ई। चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आएगी, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। याद है क्या ये फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो Q इंटू वी क्रॉस बी ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फोर्स का, Q इंटू ई ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो आप इसमें Q कॉमन लेके इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E प्लस वी क्रॉस बी, इस तरीके से। तो ये टोटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया जो एक मूविंग चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगेगा। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे टोटल कितना फोर्स लगता है, इतना। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई को 0 मान लेना। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी। और कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको 0 मान लेंगे बी को, तो वो टर्म 0, F इक्वल्स टू Q ही आ जाएगा। तो ये एक दोनों का एक साथ जो फोर्स का फॉर्मूला है ना वो बताया, इसको बोलते हैं लोरेंज फॉर्मूला। लोरेंज फोर्स बोलते हैं इसको, लोरेंज नाम के साइंटिस्ट ने बताया था ऐसे इक्वेशन की फॉर्म में, इसलिए। तो ये 4 जो पहले वाली इक्वेशन है ये क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो ये 4 इक्वेशन अपन को लिखनी है इसमें। समझ में आई? अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिप्रेजेंट की जाती है, उनका डायग्राम क्या होगा और उसमें खास या इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ठीक है, ये डायग्राम एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। पहला क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेगा वो ये है, डिफाइन मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, तो डिफाइन करना है, इन सब का स्टेटमेंट लिखना है, नोट्स में लिखा हुआ है। इसका स्टेटमेंट, फिर इसकी इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट, इसकी इक्वेशन, इसका स्टेटमेंट आएगा, इसकी इक्वेशन आएगी, और फिर उसका स्टेटमेंट आएगा, उसकी इक्वेशन लिख देंगे। ये पूरा आंसर होगा इसका। ठीक है, अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि किस तरीके से अगर हम इनको देख पाते तो ये आपको किस टाइप की दिखाई देती। वैसे तो देख नहीं सकते, लेकिन ड्रॉ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इनमें चेंज होगा। देखो डायग्राम बनाना है। सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये हो गई वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, मान लो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है एक्स एक्सिस के अलोंग। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो एक चीज याद रखनी है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर आपने एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कंसिडर कर रखी है तो इसके परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन हो रहे हैं, एक तो वाई और एक जेड। जेड इधर होगा ना, ऐसे वाई ऊपर होगा, जेड इधर होगा। तो इन दोनों डायरेक्शन के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वाई एक्सिस के अलोंग। वाई एक्सिस के अलोंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को। देखो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी डायरेक्शन में वेरी करेगा? तो वाई एक्सिस के अलोंग ये बढ़ेगा, कभी कम होगा, कभी वाई एक्सिस के अलोंग ही माइनस वाई एक्सिस के अलोंग कम होगा, बढ़ेगा। इस तरीके से ये चेंज होता रहेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन के अलोंग चेंज हो रहा है, बता सकते हो क्या? वाई एक्सिस के अलोंग। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वेरिएशन आएंगे वो कौन सी डायरेक्शन में आएंगे? वाई एक्सिस के अलोंग। इसीलिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी नेचर क्या है? ट्रांसवर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड इसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उसको होना चाहिए जेड एक्सिस के अलोंग। मतलब वो ऐसे होगा, ऐसे। अब बोर्ड पे तो ऐसे अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैं ऐसे टेढ़ा ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कौन सी एक्सिस के अलोंग मैं ड्रॉ कर रहा हूँ? ये जेड एक्सिस के अलोंग है। फिर ये एक तो होगा आगे की तरफ ऐसे लूप, हाफ लूप आगे होगा, हाफ लूप पीछे की तरफ होगा, ऐसे। समझ में आया कि? फिर ये वापस ऐसे। तो मतलब ये वाला डायग्राम बनेगा। अब ये डायग्राम एज इट इज आपको बनाना है एग्जाम में, अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम पूछा जाए। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हो कि दोनों में जो वेरिएशन है वो एक साथ आएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होकर 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होकर 0 हो गया। ध्यान से देखो यहाँ पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है यहाँ पे मैक्सिमम, तो उसी टाइम पे आपको मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके जीरो हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम होके क्या हो गया, जीरो। और एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको जितना टाइम लगेगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड को भी एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में लगेगा। दोनों एक दूसरे को एक साथ प्रोड्यूस करते हुए आगे मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे आपने किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज किया तो उससे साइमल्टेनियसली क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो इससे वापस से क्या प्रोड्यूस होने लग जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये एक दूसरे को प्रोड्यूस करते हुए आगे से आगे मूव करेंगे। तो ये इस टाइप की वेव्स होती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, साथ ही ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे। दोनों का टाइम पीरियड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का टाइम पीरियड, एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में लगने वाला टाइम, और इनकी फ्रीक्वेंसी या इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। ओमेगा, टी और एफ यानी फ्रीक्वेंसी, ये तीनों, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। ऐसा थोड़ी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड बाद में चेंज हो रहा है, इनमें कोई डिले आ रहा है या कोई फेज डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों एक साथ चेंज होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेम फेज में होते हैं हमेशा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड भी मैक्सिमम होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा, एक साथ ही दोनों चेंज होंगे। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना है या आप मैग्नेटिक फील्ड को भी वाई एक्सिस के लॉन्ग ले सकते हो। मतलब आपको ये तो पक्का पता है कि भी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को शो करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा वाई एक्सिस के लॉन्ग ही लेना है और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग ही लेना है, या फिर इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। क्वेश्चन समझ में आया क्या? तो इसको आप ऐसे याद रखो, इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन डिसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। कैसे? देखो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ये चेक की जाती है ई क्रॉस बी की डायरेक्शन से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट होगा इससे जो डायरेक्शन मिलेगी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कंसिडर की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपने किधर लिया, वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको मैं जे केप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर उसको क्या बोलते हैं, जे केप। और मैग्नेटिक फील्ड को किधर दिखाया अपन ने, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो उसको मैं के केप से रिप्रेजेंट करूंगा। और जब मैं जे क्रॉस के केप करूं तो मुझे क्या मिलता है, आई केप मिलता है। मतलब जे क्रॉस के करने से जो डायरेक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, आई केप, यानी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी। इसका मतलब अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है तो आपको हमेशा क्या लिखना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के लॉन्ग लेना होगा और मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि तभी आप जब ई क्रॉस बी करोगे तो वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आएगी अपने पास। अगर उल्टा कर देते तो क्या होता, उल्टा कर दोगे ना, जैसे बी इधर ले लिया ई इधर ले लिया, तो ये होगा के क्रॉस आई, बी पहले लिखा है और ई बाद में लिखा है सपोज करो, तो ये बनेगा के क्रॉस आई, जिससे डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आई केप। के क्रॉस आई किसके बराबर होता है, माइनस आई केप के बराबर होता है। इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगी, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जबकि जा किधर रही है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रही है, तो डायरेक्शन गलत आ गई ना। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी स्पीड कितनी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो याद रखो जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सबकी स्पीड होती है लाइट की स्पीड के बराबर। और इनकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/√μ नॉट इंटू अपसाइल नॉट। म्यू नॉट का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू याद रखनी है अपन को 4π × 10⁻⁷। और ये जो अपसाइलन नॉट है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, 8.85 × 10⁻12। जब आप ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये आएगा अपने पास में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जितनी भी टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है सबकी स्पीड क्या होती है, एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लेकिन अगर ये मीडियम में ट्रेवल करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वाटर में चलेगी या किसी दीवार को क्रॉस करके जा रही है, तो मीडियम चेंज हो गया ना, दीवार अलग मटेरियल के, पानी आ गया या कोई ग्लास आ गया, ग्लास में से क्रॉस करके जा रही है, तो मीडियम चेंज होते ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी स्पीड चेंज होगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे फॉर्मूला लगेगा v = 1/, यहाँ पे म्यू नॉट की जगह आएगा म्यू, अपसाइलन नॉट की जगह आएगा अपसाइलन। और ये क्या चीज़ है, ये है म्यू का मतलब है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है, और अपसाइलन का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम।
तो जो मीडियम आपने रखा है उस मीडियम के अकॉर्डिंग म्यू और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। एयर या वैक्यूम के लिए इनकी वैल्यू याद करनी है, बाकी अलग अलग मीडियम के लिए ये वैल्यूज अलग अलग होती है। तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में ये? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज़्यादा होगी और सबसे जैसे मतलब मीडियम जितना डेंसर होगा उसमें उतनी ही कम होती जाएगी। अब अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन का तरीका भी याद करना है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में भी आता है। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है? तो पहला तरीका है जो ऑसिलेटिंग चार्ज होता है, जो ऑसिलेशन करने वाला चार्ज होगा, मतलब कि एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे है, अगर मैं इसको ऐसे ऐसे मूव करवाऊँ ऑसिलेशंस करेगा ही। अब जब यहाँ पे है तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा 10 मिला, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस चार्ज की वजह से 10। जैसे ये इधर गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कम, क्योंकि चार्ज से अब ये डिस्टेंस बढ़ गई, चार्ज वापस आया इसके पास आ गया, इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया पहले से ज़्यादा। तो जब ये यहाँ पे है तब 10 है, यहाँ पे है तो 5 है, वापस 10 यहाँ पे क्योंकि पास आ गया ना वापस, और पास आ गया तो 15, तो थोड़ा और बढ़ गया। तो बार बार जब ये चार्ज ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ऑसिलेटिंग चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है। पहला सोर्स समझ में आया। दूसरा सोर्स जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो है एक्सिलरेटेड चार्ज। जब भी चार्ज एक्सिलरेट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। एक चार्ज पार्टिकल जा रहा है बहुत तेजी से, अगर उसकी स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ रही है या कंटिन्यूसली कम हो रही है तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। ठीक है, इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो कि जब मान लो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है और एकदम से किसी मेटल टारगेट से टकरा के एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत तेजी से आने वाले इलेक्ट्रॉन है और एकदम से किसी मेटल टारगेट से टकरा के, कोई मेटल की शीट है, कोई मेटल का ब्लॉक है, उससे जाके एकदम टकरा के उसमें घुस गए, एब्जॉर्ब हो गए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक टाइप की वेव्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और उसको हम बोलते हैं एक्स रेज। तो एक्स रेज कब प्रोड्यूस होती है, जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी टारगेट से टकरा के एब्जॉर्ब होते हैं, उस कंडीशन में कौन सी वाली वेव्स प्रोड्यूस होती है, एक्स रेज प्रोड्यूस होती है। तो फास्ट मूविंग चार्ज को एकदम से आपने रोक दिया तो उसकी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तो एक्सेलरेटेड चार्ज क्या कर सकता है, इसको हम ऐसे बोलेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तीसरा जो तरीका है जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो है कि जब आप किसी भी एटम को एक्साइट करते हो, एटॉमिक एक्साइटेशन लिख देते हैं इसको, एटॉमिक एक्साइटेशन। एटम को जब एक्साइट किया जाता है मतलब उसको जब एनर्जी दी जाती है तो उसके जो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है किसी भी फॉर्म में तो वो इलेक्ट्रॉन अपर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं। मतलब जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन है धीरे धीरे घूम रहा था ऑर्बिट में, जैसे उसको एनर्जी मिली वो फास्ट हो जाएगा तो वो बड़ी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये अपर ऑर्बिट में चला गया। लेकिन वो वहाँ पे स्टेबल नहीं होता, जो उसके पास एनर्जी है उसको वापस से वो रिलीज कर देगा, एक इंस्टेंट के लिए एब्जॉर्ब कर लेगा, बड़ी ऑर्बिट में चक्कर भी लगाएगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस से उस एनर्जी को रेडिएट करके वापस से अपनी मेन ऑर्बिट में आ जाता। तो जब वो वापस से एनर्जी रेडिएट करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अब वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि वो एनर्जी कौन सी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रेंज में आएगी। जैसे हो सकता है कि वो एनर्जी विजिबल लाइट की रेंज में आ जाए तो आपको दिखे वो लाइट की फॉर्म में। जैसे आप बल्ब होता है, बल्ब में ये जो एनर्जी रेडिएट होती है वो लाइट की फॉर्म में होती है, एटॉमिक एक्साइटेशन होता है। जहाँ पे आपको लाइट मिल रही है ना, लाइट, उन सब में एक ही तरीका होता है, लाइट को प्रोड्यूस करने का तरीका यही है, एटॉमिक एक्साइटेशन। जब आप बल्ब को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन्स अपर ऑर्बिट में जाते हैं, फिर वहाँ से जब वो एनर्जी रेडिएट करके अपनी लोअर ऑर्बिट में आएंगे तो वो जो एनर्जी रेडिएट हुई वो कौन सी फॉर्म में होती है, वो लाइट की फॉर्म में होती है, इसलिए आपको लाइट दिखाई देती है उसमें। बाकी वो हीट की फॉर्म में भी हो सकती है, लाइट की फॉर्म में भी हो सकती है,
अदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी की, उनकी फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस तरीके से वो डिसाइड होगा कि कितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिली और उसने कितनी एनर्जी वापस से रेडिएट की, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी डिसाइड होती है। इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल्स टू एच न्यू, एनर्जी इक्वल्स टू एच इंटू न्यू। एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट और न्यू को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस पे डिपेंड कर रही है? एनर्जी पे, यानी एनर्जी अपॉन प्लांक कांस्टेंट। एच क्या प्लांक कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34, ये इसकी वैल्यू, ये याद करनी है अपन को। ई यानी एनर्जी, तो एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी किससे डिसाइड होती है? एनर्जी से, कि कितनी एनर्जी रेडिएट हुई, उसके अकॉर्डिंग उसकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी अपन को या वेव्स अपन को मिल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 तरीके हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है।